अनु ने सुषमा जी को अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया था, लेकिन उसका मन बहुत ही विचलित था। उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे, जिनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। आज की घटना के बाद वह इतना तो अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर विराट अपने वादे के मुताबिक सारे पैसे दे भी देता है, तो भी उसकी हालात नहीं सुधरने वाली है। उसने सोचा था कि सुधांशु तो नालायक है ही, लेकिन शायद कहीं नेहा समझदार हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज उसकी आंखों में भी सिर्फ और सिर्फ लालच दिखाई दे रहा था। बातों में प्रेम नहीं बल्कि चापलूसी थी। इसके साथ साथ अनु के दिमाग में ये भी बात चल रही थी कि मेघा के आने के बाद विराट उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर करेगा। तब वह क्या करेगी? हालांकि उसे ये बात पहले से ही मालूम है, और उसने भी तो सब जानते बूझते हुए ही ये शादी की है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह थकी थी, तो बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। इस बीच सुषमा जी कई बार उसके कमरे में झांक कर चली गई। अनु को सोता हुआ देखकर उन्होंने उसे जगाना सही नहीं समझा। शाम हो चुकी थी। विराट ऑफिस से लौट चुका था। आज जब उसने कमरे में घुसते ही अनु को सोते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब सा लगा। इतने महीनों में उसने कभी भी अनु को आराम करते हुए नहीं देखा था। उसने एक नज़र उस पर डाली और कपड़े बदलने लगा। नौकर चाय नाश्ता रखकर जा चुका था। विराट ने चाय का कप उठाया, फिर न जाने क्या सोचकर वह बेड की तरफ बढ़ गया और अनु को उठाने की कोशिश करने लगा। अनु जी, उठ जाइए। शाम का अंधेरा गहरा गया है, ये सोने का वक्त नहीं है। विराट ने उसके करीब जाकर कहा, लेकिन अनु पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। ये देखते हुए न जाने क्या सोचकर विराट ने उसके माथे पर हाथ रख दिया। अरे, इसे तो तेज बुखार है। इतना कहते हुए विराट ने चाय का कप वहीं रखा और सुषमा जी को जाकर ये बात बताई। क्या कहा तूने? उसे तेज बुखार है? शायद इसलिए वह इस तरह बेहोश होकर सोई हुई थी। ऐसा करो, तुम जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुला लो। सुषमा जी ने कहा तो विराट ने झट से अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके घर आने को कहा। ये अपने मायके से आई, तभी से मुझे इसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा शायद थक गई है। मुझे क्या मालूम था कि इसकी तबीयत खराब। सुषमा जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा तो विराट चौंक गया। क्या कहा आपने? अनु अपने मायके गई थी? विराट ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, इसे मैंने ही कहा था, क्योंकि सुबह सुबह ही इसका भाई सुधांशु आया था। वह बहुत ही परेशान था। उसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली, जिसकी वजह से उसके घर में हंगामा मचा हुआ था। तो मैंने घर वालों को समझाने बुझाने के लिए इसे वहां भेज दिया था। अपनी माँ की बात सुनकर विराट को पूरा यकीन हो गया कि हो ना हो वहां पर जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। इसके घर वालों ने जरूर इसे उल्टा सीधा भी कहा होगा। वैसे ही ये बेचारी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। इस तरह विराट के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने अनु का चेकअप किया और दवाइयों के साथ साथ उसे इंजेक्शन भी दे दिया। देखिए, मैंने इन्हें नींद की दवा दे दी है। लगता है ये बहुत ही स्ट्रेस में है, और शायद इनके फीवर का ये रीज़न भी हो सकता है। क्यों, उसे अनु के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। रात हो गई थी। सभी लोग खाना पीना खाकर सोने जा चुके थे। सुषमा जी अपने कमरे में लेटी हुई थी। अनु के बगैर उन्हें आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विराट बेड पर लेट गया था और मोबाइल देखने लगा था। उसने एक नज़र अनु पर डाली, जो दवा के असर से गहरी नींद में सोई हुई थी। न जाने क्यों विराट की नज़रें अनु के चेहरे पर जम गई थी। सोई हुई वह बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। अभी विराट उसे देख ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल में मेघा का वीडियो कॉल आने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ मेघा ने अनु को विराट के साथ उसके बेड पर लेटे हुए देख लिया। बस फिर क्या था, उसके क्रोध की ज्वालामुखी भड़क उठी। ये सब क्या है विराट? लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये दो कौड़ी की लड़की तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? या फिर मैं ये कहूँ कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मेघा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। देखो, तुम कुछ गलत मत सोचो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इतना कहते हुए विराट ने फोन ऑफ कर दिया।
क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन दोनों की बात सुनकर अनु की नींद खराब हो। दूसरी तरफ मेघा को चैन कहाँ था। उसने बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि विराट के बगल में अनु कैसे सो सकती है। बार बार उसका कॉल आने की वजह से विराट ने अपने फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया और लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा। काफी रात हो चुकी थी। अनु ने नींद में ही करवट बदली और अनजाने में उसका हाथ विराट के सीने पर चला गया। विराट ने उसका हाथ हटाकर खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। गहरी नींद में अनु उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। वह इतने करीब थी कि विराट उसकी सांसों की गर्मी अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। नहीं चाहते हुए भी विराट के मन में एक हलचल सी होने लगी थी। उसकी नसों में एक करंट सा दौड़ने लगा था। बेचारा बड़े ही असमंजस में फंस गया था। उसने किसी तरह धीरे से अनु को खुद से अलग किया, पर उसका हाथ अनु की गर्दन के नीचे ही रह गया था। जैसे ही उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, तो उसने नींद में ही फिर से करवट बदली और उसके सीने से लिपट गई। विराट के लिए ये सिचुएशन हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसके शरीर में मानो आग सी लग गई थी। नसों में लावा सा दौड़ने लगा था। वह मेघा के साथ रिलेशनशिप में जरूर था, लेकिन उन दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। यही कारण था कि अनु को अपने इतने करीब पाकर वह बहकने लगा था। अनु के शरीर की गर्मी उसके शरीर में आग लगा रही थी। विराट से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। अनु नींद की बेहोशी में कब विराट के सीने से लिपट गई, उससे भी नहीं पता चला। वहीं अनु के शरीर की गर्मी विराट के शरीर में आग लगा रही थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने एक झटके के साथ अपना हाथ खींचा और गहरी गहरी सांस लेता हुआ उठकर बैठ गया। उसने पलटकर देखा, अनु अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और होठों पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। विराट बिस्तर से उठकर बालकनी में चला गया और वहां कुर्सी पर बैठकर सिगरेट की कस लगाने लगा। उसके दिमाग में अभी भी मेघा की बातें गूंज रही थी। न जाने क्यों उसे अब मेघा से नाराजगी महसूस होने लगी थी। आज उसने बेवजह ही अनु को लेकर इतनी खरी खोटी सुना दी थी। फिलहाल इस वक्त तो विराट की हालत त्रिशंकु के समान हो रही थी। एक तरफ मेघा थी, तो दूसरी तरफ अनु, और तीसरी तरफ उसकी माँ की बीमारी थी। इन सब के बीच में बेचारा उलझ कर रह गया था। विराट को याद आया कि अगले सप्ताह ही उसे फिर से अपनी माँ का पूरा चेकअप कराना है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसी तरह सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही जल्द उनकी कीमोथेरेपी बंद कर दी जाएगी। हे भगवान, आपके इस फैसले को मैं क्या कहूँ। काश आपने ये चमत्कार पहले ही कर दिया होता, तो मुझे अनु के साथ इस झूठी शादी का नाटक नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसी स्थिति में अब जब मम्मी ठीक हो रही हैं, तो मैं अनु से कैसे अलग हो सकूंगा। उसे छोड़ने की वजह क्या बताऊंगा मैं उन्हें। और जब तक अनु से डिवोर्स नहीं होगा, तब तक मैं मेघा से शादी कैसे करूंगा। यही सारी बातें सोच सोच कर विराट की हालत खराब हो रही थी। वह ना हंस पा रहा था और ना ही रो पा रहा था। इन्हीं उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हुए वह बेचारा कब कुर्सी पर ही सो गया, उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही अनु की आंखें खुल गईं। उसने घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसके सिर में अभी भी बहुत तेज दर्द था। जैसे ही उसने उठकर दरवाजा खोला, तो देखा बाहर सर्वेंट चाय लेकर खड़ा हुआ था। गुड मॉर्निंग बहू रानी, आपकी तबीयत कैसी है? इतना कहते हुए उसने चाय कॉफी की ट्रे वहीं टेबल पर रख दी और कमरे से बाहर चला गया। अनु ने देखा बेड की साइड टेबल पर ढेर सारी दवाइयां रखी हुई थी। तो क्या कल रात मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि विराट को ये दवाइयां लानी पड़ी? अनु अभी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी सुषमा जी उसे कमरे में आई हुई दिखाई दी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कल रात तो तुमने सबको डरा ही दिया था। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी नहीं मालूम मम्मी जी कि अचानक से मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। और सच कहूं तो कल रात की कोई भी बात मुझे याद नहीं। अनु ने झेपते हुए कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और हाँ, ये विराट कहाँ गया? सुषमा जी ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, मैं यहाँ बालकनी में हूँ मम्मी।
सुबह नींद जल्दी खुल गई थी, इसलिए मैं यहाँ बैठा हवा खा रहा था। अचानक से विराट ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। अनु और मम्मी की बात सुनकर उसकी नींद खुल गई थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे इस तरह कुर्सी पर सोता हुआ देखे, इसलिए वह जल्दी से उठकर अंदर आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। अनु की तबीयत खराब होने से तुम्हें टेंशन हो गई होगी। और हाँ अनु, तुम आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। इतना कहने के बाद सुषमा जी कमरे से बाहर चली गईं। किशोरी लाल का घर। गीता जी बाहर साफ सफाई करते हुए बड़बड़ा रही थी। सपना किशोरी लाल को दवा खिलाने के बाद उनके पैरों की मालिश कर रही थी। कविता अंदर नेहा के साथ नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। सिर्फ सुधांशु ही कुर्सी पर बैठा हुआ अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। बस बैठे रहना, इसी तरह सारी जिंदगी निठल्लों की तरह। कोई काम काज तो है नहीं, बस खाओ और बीवी के साथ मटर गश्ती करो। गीता जी ने आंखें निकालकर सुधांशु को देखते हुए कहा। ओहो, मैं तो निठल्ला ही बैठा हूं ना। और वैसे भी तुम्हारे पास भी 24 घंटा बड़बड़ करने के अलावा और कौन सा काम है? कभी तो चैन से बैठने दो। इतना कहकर वह गुस्से से भरा हुआ कमरे के अंदर चला गया। माँ बेटे की चिक चिक सुनकर नेहा के कान उधर ही लगे हुए थे। जैसे ही उसने अपने पति को कमरे के अंदर जाते हुए देखा तो फटाक से किचन का काम छोड़कर अंदर चली गई। सुनो, जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों अनु दीदी के घर चलेंगे। मैं तुमसे क्या कह रही थी, तुम्हें याद तो है ना? नेहा ने सुधांशु के पास बैठते हुए कहा। मुझे सब याद है जाने मन, पहले तुम जरा करीब तो आओ। इतना कहते हुए सुधांशु ने नेहा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसे बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, तुम्हें तो हर वक्त मटर गश्ती सूझती है। मैं कहती हूँ जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, हमें जीजा जी के ऑफिस जाने से पहले ही उनसे मिलना होगा। नेहा ने अपने आप को सुधांशु की बाहों से छुड़ाते हुए कहा। हाँ, ये बात सही कहा तुमने, जीजा जी के सामने ही बात करना सही रहेगा। इतना कहते हुए सुधांशु फटाफट बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। सारे काम खत्म करने के बाद सपना और कविता भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी। सुनो, जरा अपनी प्यारी दीदी को फोन करके कह देना कि तुम्हारे बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई है। या तो दवाइयाँ भिजवा दे या फिर पैसे भिजवा दे। गीता जी ने दोनों बहनों से कहा। तभी उन्होंने देखा कि सुधांशु और नेहा दोनों बड़े फिटफाट होकर कहीं जा रहे हैं। पूछ सकती हूँ कि राजा रानी की सवारी कहाँ जा रही है? गीता जी ने मुंह बनाकर आंखें तरेरी। कभी तो प्यार से बोल दिया करो मम्मी, और घर से बाहर निकलते वक्त इस तरह ताने मारकर तुमने तो हमारा अमंगल ही बिगाड़ दिया। सुधांशु ने झलाकर कहा तो गीता जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कौन सा लड़ाई के मैदान में जंग जीतने जा रहे हो, जो मैंने तुम्हारा शगुन बिगाड़ दिया? अपनी जबान को जरा कंट्रोल में रख, वरना किसी दिन जूते से मार मार कर मुंह सुजा दूंगी। इतना कहते हुए गीता जी ने पास पड़ी हुई चप्पल उठाई और जोर से उसकी तरफ फेंक दिया। वह तो भला हो कि नेहा ने आगे बढ़कर रोक लिया, वरना सचमुच वह चप्पल सीधा सुधांशु के मुंह पर जाकर लगती। अपनी सास की इस हरकत पर नेहा को इतना गुस्सा आया कि अगर उसे अनु और विराट से मिलने नहीं जाना होता तो इस वक्त सास बहू की अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो चुकी होती। नेहा ने गीता जी को घूरते हुए वह चप्पल वापस उनकी तरफ फेंकी और सुधांशु का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। ये देखकर नहीं चाहते हुए भी सपना और कविता के होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अपनी बेटियों को इस तरह हंसते देखकर अपमान से उनका चेहरा काला पड़ गया। अब वह गुस्से से बिन बिनाते हुए उठी और आगे बढ़कर सपना की चोटी पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम दीदी को क्यों मार रही हो माँ? इसने तुम्हारा क्या किया? अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा था तो अपना गुस्सा भाभी पर उतार दी। अपनी बड़ी बहन को बेवजह मार खाते हुए देखकर कविता ने कहा। तू चुप रहेगी या तुझे भी तो लगाऊं? गीता जी ने कविता को आंखें दिखाते हुए कहा। अरे भगवान, क्यों बेचारी बच्चियों पर जुल्म कर रही है? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही थप्पड़ तुमने अपने बेटे को लगाया होता तो शायद सही रास्ते पर होता। किशोरी लाल से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने गीता जी को रोकते हुए कहा। हाँ हाँ, बस एक तुम्हारी ही कमी रह गई थी, वे भी तुम पूरी कर लो। सर चढ़ा लो अपनी बेटियों को, पता चले इन दोनों ने भी कहीं अपना मुंह काला कर लेना है। गीता जी ने किशोरी लाल को आंखें दिखाते हुए कहा। कुछ तो शर्म करो,
जो बेटियां सर झुकाकर तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त कर रही हैं, तुम उन्हें ही उल्टा सीधा कह रही हो। अगर इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो अपने बेटे को क्यों नहीं रोका, जो किसी को बताए बगैर उस पियकड़ की बेटी को ब्याह ले आया है। किशोरी लाल ने भी आज हिम्मत करके इतनी बड़ी बात कह दी। गीता जी तो आश्चर्य में थी कि आज उनके मुंह में कहां से जुबान आ गई। फिर भी वे हार मानने वाली महिला नहीं थी। तुम मुझे जो ये भाषण दे रहे हो, तो तुम अपने बेटे से ये बात क्यों नहीं कह देते। मेरी तो तकदीर ही फूट गई। तुम जैसे आदमी से शादी करके रही सही कसर तुम्हारे नालायक बच्चों ने पूरी कर दी। इतना कहते हुए गीता जी ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन तब तक सपना और कविता कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। सुषमा विराज मेंशन। नेहा और सुधांशु सुषमा जी के घर पहुंच चुके थे। गार्ड सुधांशु को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए उसने बड़े सामान के साथ अंदर जाने को कहा। यह देखकर उसका सीना गर्व से फूल गया। देखा तुमने मेरी कितनी इज्जत है यहाँ पर। सुधांशु ने शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन ऊंची करते हुए नेहा से कहा। बात तो सही है, बस अब हमारा काम हो जाए, नेहा ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा। सुषमा जी गेट में लगे हुए कैमरे से अपने कमरे में बैठे बैठे ही देख चुकी थी कि सुधांशु आया है। उसके साथ उसकी पत्नी को देखकर वह अपने कमरे से बाहर निकली और विराट को आवाज देते हुए बोली, विराट बेटे, देखो बाहर बहू के भाई भाभी आए हैं। विराट और अनु ने जैसे ही ये बात सुनी तो उनके दिमाग घूम गए। ये दोनों यहाँ क्या करने आए हैं, उन्होंने अपने मन में सोचा और बाहर निकल आए। सुधांशु ने जैसे ही सुषमा जी के साथ विराट और अपनी बहन को देखा तो झट से सबके पैर छूने के लिए झुक गया। अपने पति की देखा देखी नेहा ने भी सबके पैर छू लिए। खुश रहो, तुम लोग अचानक से यहाँ कैसे, अनु ने उन दोनों को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। हमें जीजा जी से बहुत जरूरी काम है। इतना कहते हुए सुधांशु विराट और सुषमा जी की तरफ मुड़ा और हाथ जोड़कर बोला, आंटी जी, आपसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है। आप हमारे घर की हालत भी अच्छी तरह जानती हैं और अब तो मेरी शादी भी हो गई है, ऐसे में घर का खर्च भी बढ़ गया है। इतना कहते कहते सुधांशु ने एक उड़ती हुई नजर विराट और अनु पर भी डाली। वे दोनों तो पहले ही समझ रहे थे कि ये जरूर रुपए पैसे के सिलसिले में ही यहाँ आए हैं, परंतु फिर भी वे दोनों इसलिए खामोश थे क्योंकि इस वक्त सुधांशु सुषमा जी से बात कर रहा था। बात तो तुम्हारी सही है बेटे, कहो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। वैसे मैंने कल ही अनु से ये बात कही है कि मैं विराट से कहूंगी कि वह सुधांशु के लिए कोई नौकरी देखे। सुषमा जी ने अपनी मीठी आवाज में सुधांशु से कहा। उन्हें सचमुच उसके लिए फिक्र हो रही थी। तब तक उन सब के लिए चाय नाश्ता लग चुका था। नेहा तो इतनी बड़ी हवेली और ऐसा ठाट बाट देखकर आश्चर्यचकित थी। उसकी शैतानी खोपड़ी में भी ये बात आ गई थी कि किसी भी हालत में अनु को पटाकर रखना होगा। तभी सुषमा जी की आवाज सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ। क्या सोच रही हो नेहा, पहली बार हमारे घर आई हो, ये मुंह तो मीठा कर लो। वैसे आंटी जी, अभी अभी हम लोग घर से नाश्ता करके निकले हैं। वैसे अब जब आप जोर देती हैं तो हम थोड़ा सा खा लेते हैं। इतना कहकर नेहा जल्दी जल्दी मिठाइयों को खाने लगी, क्योंकि इतना तो उसे पता था कि इतनी महंगी मिठाइयाँ खरीद कर खाने की उनकी औकात नहीं है। सुधांशु से इस तरह मिठाइयाँ खाते हुए देखकर मन ही मन गुस्से से व्याकुल हो रहा था। इसे देखो, ये काम की बात करने की बजाय इन मिठाइयों को ऐसे खा रही है जैसे जन्म जन्म की भूखी हो। हाँ तो सुधांशु, तुम कुछ कह रहे थे। वैसे मैंने तो तुम्हें नौकरी की ऑफर की थी, लेकिन तुम ही ने नहीं की, विराट ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। ये बात सुनकर सुषमा जी भी उसका मुंह देखने लगी थी। विराट की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सुधांशु खिसिया गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जीजा जी, लेकिन इतनी कम तनख्वाह में हमारा गुजारा मुश्किल था, इसलिए मैंने वह नौकरी नहीं की। वैसे मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करने का सोच रहा था, अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर देते तो। सुधांशु ने ये याचना भरी नजरों से सुषमा जी को देखते हुए कहा। विराट और अनु तो सब समझ रहे थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि वह इस वक्त अपनी मम्मी के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। सुषमा जी बेचारी वैसे ही एक सहृदय महिला थी। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। सुधांशु बिल्कुल सही कह रहा है विराट, मेरा ख्याल है तुम्हें इसके बिजनेस के लिए मदद कर देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अनु मन मसोस कर रह गई। उसने विराट की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में रुपए नहीं देने का इशारा किया। विराट तो पहले ही सब समझ रहा था, इसलिए उसने सोचा कि
कुछ ऐसा करना चाहिए कि मम्मी की बात भी रह जाए और इन लोगों की हेल्प भी हो जाए। यही सोचकर उसने सुधांशु से कहा, अच्छी बात है, मगर ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो? जीजा जी, मैं सोच रहा था कि एक खाने पीने का ठेला लगा लूं। वह आजकल कहते हैं ना, अंग्रेजी में फूड कॉर्नर। अच्छी बात है। मैं कल ही ठेले सहित सारा सामान भी अवेलेबल करवा देता हूँ। तुम लोग अपना काम 2-4 दिनों बाद से शुरू कर सकते हो। विराट ने गहरी नजरों से सुधांशु को देखते हुए कहा। विराट की बात सुनकर सुधांशु और नेहा के सारे मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। आप क्यों परेशान होते हैं जीजा जी? आप तो बस हमें रुपए दे दीजिए, हम खुद ही सब इंतजाम कर लेंगे। इस बार नेहा ने अपने चेहरे पर 6 इंच की मुस्कान लाकर विराट को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए कहा। विराट बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके एक फोन पर ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। तुम लोग तो बस एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलवा लो, जिस दिन तुम लोग ये फूड कॉर्नर खोलना चाह रहे हो। सुषमा जी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी का मुंह लटक गया। कहा तो उन्होंने सोचा था कि बिजनेस के लिए पैसे मिलने पर आधे तो वे लोग अपने लिए रख लेंगे, बाकी बिजनेस में लगाएंगे। नुकसान होने पर फिर तो वे लोग हैं ही। विराट और सुषमा जी की बात सुनकर अनु के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ये देखकर सुधांशु और नेहा का मुंह लटक गया था। वहीं अनु के चेहरे पर इत्मीनान दिखाई देने लगा था। अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सुधांशु समझ गया। उसे अपनी बहन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप खड़ा रहा। वहीं नेहा ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने तुरंत अपना पैतरा बदला और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सुषमा जी और विराट के साथ साथ अपनी ननद अनु के भी पैर छू लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी, आपने हमारे लिए इतना किया, लेकिन अगर थोड़ी सी मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आप तो जानते हैं कि फिलहाल किसी भी चीज़ के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अगर आप थोड़े पैसे। विराट से इतना कहने के बाद नेहा ने आशा भरी नजरों से सुषमा जी की तरफ देखा। सुषमा जी तो उनके घर के हालत देख चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ सोचा, फिर अपने कमरे में चली गईं। अपनी सासू माँ के जाते ही अनु ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, कल परसों तक सब कुछ घर पहुंच जाएगा, अब तुम जा सकते हो। लेकिन जीजी, आप तो हमारी मजबूरी समझिए। मम्मी जी तो पहले ही मुझसे नाराज है, ऐसे में वह 1 रुपए भी नहीं देंगी, और इस वक्त हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। नेहा ने याचना भरी नजरों से अनु को देखते हुए कहा। हर महीने की पहली तारीख को ही मम्मी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उनसे ही जाकर पैसे मांगो। इतना कहते हुए अनु भी वापस अपने कमरे में जाने लगी। किसी तरह से बात बनती हुई ना देखकर नेहा ने सुधांशु की तरफ देखा और वापस जाने ही वाले थे कि तभी पीछे से सुषमा जी की आवाज आई। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उनकी बात सुनकर नेहा बड़ा दयनीय सा चेहरा बनाकर बोली, दीदी ने तो हमारी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में हमें किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन किसके पास जाऊं? मेरे मायके वाले ने तो पहले ही मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। कोई बात नहीं बच्चों, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी विराट और अनु ने तुम्हारे बिजनेस का सारा जिम्मा तो खुद पर ले ही लिया है। इतना कहते हुए सुषमा जी पल भर के लिए रुकी और अपने बटुए से नोटों की एक गड्डी निकालकर नेहा की तरफ बढ़ा दी। ये लो, ये 50,000 रुपये अपने पास रखो और बिजनेस की अच्छे से शुरुआत करो। 500 के नोटों की गड्डी को देखकर उन दोनों की आंखें चमक उठी। इससे पहले कि सुधांशु अपने हाथ बढ़ाता, नेहा ने सुषमा जी के हाथों से नोटों की गड्डी लपक ली और फिर दोनों इस तरह से वहां से निकलकर भागे, मानो अगर पल भर की भी देर हो गई तो अनु वापस आकर रुपए छीन लेगी। किशोरी लाल का घर। रुपए लेकर सुधांशु और नेहा दोनों खुशी से झूमते हुए वापस अपने घर आ गए। गीता जी ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उन्हें हैरानी हुई कि ये दोनों किस बात पर इतने खुश हैं। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने ताना मारा, घर से तो बड़े ताव के साथ निकले थे तुम दोनों, बाहर जाकर ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि इतने खुश दिखाई दे रहे हो? मम्मी, तीर तो हमने ऐसा मारा है कि पूछो मत, सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इतना कहते हुए सुधांशु ने नेहा के हाथ से पर्स ले लिया और उसमें से नोटों की गड्डी निकालकर दिखाई। हे भगवान, इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने कहीं चोरी की हो या डाका डाला है? गीता जी ने आंखें फाड़कर उन रुपयों को देखते हुए कहा।
ना तो हमने कहीं डाका डाला है और ना ही चोरी की है। ये रुपए तो हम दीदी के ससुराल से लेकर आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही जल्द हमारे पास अपना खुद का एक बिजनेस होगा। 2-4 दिनों के अंदर खुद ब खुद सब कुछ हमारे घर पहुंच जाएगा। सुधांशु ने जब जोर जोर से हंसते हुए ये बात कही तो गीता जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दूर बैठे किशोरीलाल भी ये सब कुछ देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये लालची गीत न जाने कब तक अनु को नचाते रहेंगे। वहीं गीता जी ने जब इतने सारे रुपए देखे तो उनके सुर ही बदल गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, ये रुपए मुझे दे दे, मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं खुद संभालूंगी। इतना कहते हुए नेहा ने सुधांशु से अपना पर्स और वह रुपए छीने और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अनु ने अपने कमरे की खिड़की से सुषमा जी को रुपए देते हुए देख लिया था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ विराट जी। इस तरह तो ये लोग मम्मी जी को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठते रहेंगे। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन जब तक मम्मी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती है, हम उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ बता नहीं सकते। और मम्मी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर धम से सोफे पर बैठ गया। तभी अनु को जैसे याद आया, आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, हमें मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक आप भी तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए विराट वॉशरूम में चला गया। अनु ने भी कवर्ड खोला और साड़ी निकाल ही रही थी कि तभी उसने देखा विराट के मोबाइल में रिंग होने लगी। जैसे ही उसने मोबाइल पर नजर डाली तो उसमें मेघा का कॉल आ रहा था। ये देखकर अनु ने कॉल रिसीव नहीं किया। एक बार फोन कट जाने के बाद फिर दोबारा से रिंग होने लगी। ये देखकर वॉशरूम से विराट ने आवाज लगाई, जरा देखिए तो अनु जी, किसका कॉल है? वे जो भी है जरा रिसीव करके कह दीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ। विराट के इतना कहने पर अनु धर्म संकट में पड़ गई। सोच रही थी कि अगर मैं मेघा का कॉल रिसीव करती हूँ तो जाने ये क्या सोचे। हो सकता है नाराज होकर वह मुझे भी कुछ कह दे। मोबाइल में लगातार रिंग बज रही थी। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। ये सब क्या है विराट? मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस बहन जी को इम्प्रेस करने में लगे हो? कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से मेघा की तंज भरी आवाज सुनाई दी। विराट जी वॉशरूम में हैं। उन्होंने कहा है थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। अनु ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा। ओहो, तो मैडम जी हैं। चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तब तक मेरे विराट की अच्छी तरह ख्याल रखना। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कहे तुम सचमुच में अपने आप को उसकी पत्नी मत समझ लेना। मेघा की जली कटी सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया था। उसने बगैर कुछ कहे कॉल कट कर दिया। तभी पीछे से किसी ने